क्या दुनिया में एक आर्थिक विश्व युद्ध चल रहा है? क्योंकि कई ऐसी समस्याएं, ऐसी परिस्थितियां बनती हुई हमें दिख रही हैं वर्ल्ड में, जिससे ऐसा लग रहा है कि एक इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर चल रहा है। ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी का नाम तो दे ही चुके हैं अमेरिकन, जो ईरान के खिलाफ चल रहा है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो वर्ल्ड वॉर अगर मिलिट्री तौर पे नहीं चल रहा है, तो आर्थिक विश्व युद्ध तो बिल्कुल चल रहा है। आप देखिए, ऑयल की वजह से, एनर्जी सप्लाई की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। कच्चे तेल की कीमतें $100 से ऊपर चल रही हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें पूरी दुनिया में बेइंतहा बढ़ रही हैं। भारत में अभी नहीं बढ़ी है, आगे वो भी बढ़ने की संभावना है। गैस की, हाई स्पीड पेट्रोल की या अलग अलग चीजों के दाम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो एक बहुत ही टर्मोइल के दौर से हम गुजर रहे हैं, और उसमें युद्ध भले ही ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच हो रहा है, लेकिन उसमें पिस पूरे देश रहे, और एशियन कंट्रीज खास तौर पे बहुत ज्यादा तकलीफ में है। भारत हो, चीन हो, फिलीपाइंस हो या मलेशिया हो, बहुत सारे जो एशियन कंट्रीज है जिनकी सप्लाई हॉर्मुज से आती थी, वो बेइंतहा परेशान है। और यूरोप भी, जबरदस्त वहां पे महंगाई बढ़ी है तेल की। अमेरिका में भी बढ़ी है, जो कि खुद सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, लेकिन वहां पे भी स्थिति है। तो एक आर्थिक विश्व युद्ध के दौर से हम गुजर रहे हैं, इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। कौन जिम्मेदार है, किस लिए लड़ाई हो रही, इस बहस की बजाय हम इसकी गंभीरता को आज समझेंगे कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, खास तौर पे हमारी इकोनॉमी में, भारत पर इसका क्या असर होगा। स्वागत है आपका दोस्तों द एंड शो में। मेरा नाम नीरज है, और ऐसे ही तमाम विषयों पे मैं आपसे बातचीत करता रहता हूँ, ऐसे ही शोज लेके आता हूँ। तो आज हम बातचीत करेंगे कि ये जो इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर इस समय शुरू हुआ है, इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं और कितनी तकलीफ हमें हो सकती है। बहुत सारी अलग अलग रेटिंग एजेंसीज हैं जो डाउनग्रेड्स कर रही हैं, जो जीडीपी के आंकड़े हैं उनको नीचे कर रही हैं, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे जो हो। इसके अलावा महंगाई के आंकड़े अलग अलग तरीके से दिए जा रहे हैं, और चिंता ये है कि अगर ये वॉर जल्द नहीं रुका तो स्थिति और ज्यादा खराब होगी। अब सब कुछ इस पे टिका है कि जल्दी से वॉर रुक जाए तो चीजें बेहतर हों, लेकिन अभी फिलहाल जब तक ये शो आप देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग में कर रहा हूं, तब तक ऐसी कोई परिस्थिति नहीं लग रही है कि ये वॉर रुकने वाला है। एक वानगी आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। अब आप इसको देखिए कि गैसोलीन के प्राइसेस पूरी दुनिया में क्या चले हैं इस समय। ये 13 अप्रैल तक का मैंने आंकड़ा लिया है, क्योंकि वो ऑथेंटिक डेटा 13 अप्रैल तक का मेरे पास था, जबकि आगे भी और बढ़े होंगे, लेकिन हम 13 अप्रैल को एक बेंचमार्क लेके चलते हैं कि टिल डेट आई हैव ऑथेंटिक डेटा। कनाडा में 29% कीमतें बढ़ चुकी हैं। यूएसए में, खुद अमेरिका में 35% कीमतें बढ़ी हैं। ब्राजील, यूके, यानी हमने जो बाएं हाथ की तरफ लिखा है, इसमें यूरोपियन देश है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी हमने इधर से शामिल किया है। आप उनके यहाँ की स्थिति देखिए, 30-30% तक की कीमतें, 35-35% तक की कीमतें बढ़ी हैं। जब एशिया साइड में हम देखते हैं, तो भारत में 0.1% क्यों है? क्योंकि हमने केवल हाई स्पीड बढ़ाया, अभी हमने बढ़ाया नहीं है। चुनाव के चलते किसी भी रीजन से आगे जाते हुए शायद इसमें ही परिवर्तन हो या ना हो, जो भी है। लेकिन आप चीन में देखिए, 28% कीमतें बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तान में 42%, म्यांमार में 101% दुगनी हो गई है कीमतें। श्रीलंका में 34%, मलेशिया में 68%, फिलीपाइंस में 72%, जापान में 8%, थाईलैंड में 29%। जबकि चीन ने 1.4 बिलियन बैरल का ऑयल इकट्ठा कर लिया था ठीक युद्ध से पहले, यानी 2025 दिसंबर तक। स्टिल वहां पे कीमतें आप देखिए बढ़ गई हैं। तो ये जो पूरी परिस्थिति बन रही है, इससे आप समझ सकते हैं कितनी खतरनाक और गंभीर स्थिति है। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ये पूरी दुनिया 28 फरवरी से पहले की आप याद करें, तो कच्चे तेल ब्रेंट का भाव 72-70 के रेंज में चल रहा था, 65 से 70 की रेंज में। आज उसी का दाम $100 से ऊपर है, यानी 50% का राइज मिनिमम है, मिनिमम। तो अगर आपने अपनी पूरी अकाउंटिंग, पूरी इनपुट कॉस्ट 65-70 पे कर रखी थी, और अब उसमें 50% का इजाफा हुआ है, तो ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं होगी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिस पर इसका असर न पड़े, ऐसा कोई देश नहीं होगा जिस पर इसका असर न पड़े। इसलिए मैं इसको इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर कह रहा हूं कि आर्थिक तौर पे पूरी दुनिया एक युद्ध लड़ रही है। इससे पहले हम टैरिफ वॉर लड़ रहे थे, उससे पहले हम यूक्रेन वाले वॉर की वजह से लड़ रहे थे।
तो आर्थिक परिस्थितियां लगातार खराब हो रही है और इस वॉर की वजह से और ज्यादा खराब हुई है। अब इसको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि जो मैं कह रहा हूं उसका मतलब क्या है। ऑयल शॉक इकोनॉमिक शॉक है। देखिए, अभी इसको मैं प्रूव करूंगा कि सिर्फ एक कमोडिटी है। मैं अपने लगातार शोज में कहता हूं कि एक अकेली कमोडिटी है जो पूरी इकोनॉमी को हिला सकती है, और वो तेल है। क्योंकि तेल मतलब एनर्जी, और हम लोग इतना ज्यादा इंपोर्ट करते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी, और हम ही क्या पूरी दुनिया करती है, तो उसकी वजह से कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है। अब आप देखिए, सप्लाई डिसरप्शन हो गया, आपको मालूम ही है, ये सर्वविदित है, इस शो की वजह से नहीं जान रहे हैं, आपको मालूम है कि कच्चे तेल और गैस की सप्लाई में बहुत दिक्कत है। 10 मिलियन बैरल पर डे सप्लाई रिस्क पे है, कि वो कब बहाल होगी, कैसे आएगी, पता नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिसरप्शन है, ब्लॉकेड लगे हुए हैं, तेल आ जा नहीं पा रहा है। 135 शिप्स डेली निकलती थी हॉर्मुज से, आज की तारीख में 2, 4, 5 इस तरह से निकल रही है। तो भयानक डिसरप्शन है। जब वॉर चल रहा था, मिलिट्री वॉर चल रहा था, तो यूएई, ओमान, सऊदी अरब, उस इलाके की तमाम रिफाइनरीज को, गैस ब्लॉक्स को, डिपोज को इतनी बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है कि कई कंपनियों ने तो फोर्स मेजोरे अनाउंस कर दिया और बोला अगले 3 साल तक यहां कुछ हो ही नहीं सकता। अप एंड रनिंग करने में उनको 3 साल 4 साल लग सकते हैं, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, हमें हमेशा जब भी तेल गैस होता है ना, जो इसके स्टोरेज में बहुत पैसे खर्च होते हैं, होता नहीं है। और अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया, उसमें दिक्कत आ गई, तो बहुत समय लगता है उसको ठीक करने में। तो ऑयल ऑलरेडी $100 के ऊपर है, डिसरप्शन हो चुका है, और ब्रेंट 50% मिनिमम सिंस वॉर ऊपर जा चुका है। एंड दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज सप्लाई शॉक विच इज प्राइस। प्राइस में वो चीज अब आपको देखने को मिल रही है। अब कैसे इसको ट्रांसमिट होगा। अब ये ऑयल शॉक आपने समझ लिया कि ऑयल शॉक हो गया, दिक्कत हो गई, सप्लाई नहीं आ रही। इट ट्रांसलेट इनटू इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन शॉक आपको आएगा, आपका ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, एविएशन फ्यूल जिसको एटीएफ बोलते हैं 100% महंगा हो चुका है। भारत की कंपनियां गुहार लगा रही हैं कि भैया मेरी मदद करो, वरना हमको तो फ्लाइट ग्राउंड करनी पड़ेगी। 20-20 हजार फ्लाइट यूनाइटेड एयरलाइंस अमेरिका ने कैंसिल की है, क्योंकि एटीएफ की कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि पॉसिबल ही नहीं है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है, बिजली उत्पादन भी बहुत हद तक प्रभावित हो रहा है, क्योंकि डीजल का उसमें इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइजर नहीं हो रहा, क्योंकि गैस का इस्तेमाल होता है और हम इंपोर्ट करते हैं, दुनिया इंपोर्ट करती है, तो फर्टिलाइजर में प्रॉब्लम आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग, फिरोजाबाद में, मोरबी में, कोयम्बटूर में बहुत जगहों की छोटी छोटी यूनिट्स बंद हो गई हैं, क्योंकि उनके पास गैस नहीं है, सप्लाई डिसरप्टेड है, ईंधन नहीं है। अब ये सब ट्रांसलेट होगा इन्फ्लेशन में, यानी कॉस्ट पुश हो गई। अगर आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, आपके उत्पादन की लागत बढ़ गई, तो जब कॉस्ट पुश हो रही है, तो एक ग्लोबल इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, क्योंकि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, ग्लोबल कमोडिटी के तौर पे देख रहे हैं इसको। तो कैसे होगा, स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में हम पहुंच रहे हैं, रिस्क है। क्या स्टैगफ्लेशन क्या होगा? हाई एनर्जी कॉस्ट, लोअर कंजम्पशन, लोअर मार्जिन। यानी जब ग्रोथ कम है और महंगाई बढ़ गई है आपकी, वो सिचुएशन हो रही है। महंगाई बढ़ी गई है, ग्रोथ हो नहीं रही है, और मूडी ने ऑलरेडी इसको बोला है कि ग्रोथ रिस्क पे है पूरी दुनिया की। आईएमएफ ने भी चेतावनी दी है। देखिए, बड़ी एजेंसीज क्या है ना, संभल संभल के वार्निंग देती है। तो आईएमएफ ने दिया, मूडीज वगैरह इन सब ने दिया है कि भैया ग्रोथ कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन बहुत बुरी तरीके से बढ़ेगा, जॉब लॉसेस होंगे, और आप स्टैगफ्लेशन के रिस्क में पहुंच जाएंगे। क्लासिक मैक्रो थ्योरी ये कहती है कि जब ऑयल ऊपर जाएगा, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, और रेट्स हाई हैं यहाँ पे, तो ग्रोथ हैम्पर होगी। क्यों? क्योंकि रेट आप कम नहीं कर सकते इस समय, और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और रेट बढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो सप्लाई साइड का है, डिमांड तो है नहीं ना, डिमांड साइड का तो है नहीं। तो अब इसमें आरबीआई फंस गया, या कोई भी सेंट्रल बैंक, कि वो करे क्या। वहां पे ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज होती है, और वो होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन का इंपैक्ट बहुत खतरनाक होता है। ट्रेड सप्लाई और चेन डिस्ट्रप्शन कैसे हो रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो रही है, वर्ल्ड की मोस्ट क्रिटिकल ऑयल सप्लाई रूट है, गैस सप्लाई रूट है, वो बंद हो रहा है, वहां से आ नहीं पा रहा है। शिपिंग डिलेज हो रही, 500% तक शिपिंग के इंश्योरेंस बढ़ गए हैं, 500%। जब कोई शिप निकलती है तेल लेकर के, तो उसका बीमा किया जाता है
कि रिस्क होगा तो बीमा होगा, उस बीमा की कीमत 500% तक, अप टू 500% बढ़ गई है। तो कॉस्ट एस्केलेशन हो गया। ऊपर से ये भी है कि वहां पे वसूली भी होगी कि आप शिप लेके जा रहे हैं तो $1 पर बैरल की हमको कीमत भी दीजिएगा। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। तो शिपिंग डिले, शिपिंग कॉस्ट हाई, इंश्योरेंस कॉस्ट हाई, ग्लोबल ट्रेड फ्रिक्शन इंक्रीज, यानी चक्का रुक गया है, या चक्का बहुत स्लो चल रहा है, या चक्का रुक रुक के चल रहा है। ये सारी परिस्थितियां उस तरफ बढ़ रही हैं जब हम इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर को झेल रहे हैं। अब भारत की इकोनॉमी की बात करते हैं, स्पेशली जो हमारा कंसर्न होना चाहिए। दुनिया में तो हो ही रहा है जो हमने बताया। भारत में क्या स्थिति हो रही है? हम एक दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, एट द सेम टाइम मोस्ट वल्नरेबल है। दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज है 5-6, उनमें सबसे ज्यादा वल्नरेबल हम क्यों हैं? क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंसी है 88% है। गैस भी हम लेते हैं, एलएनजी हम वहां से लेके आते हैं, पेट्रोल या कच्चा तेल हम वहां से लेके आते हैं। थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है हम ऑयल के। आप सोचिए कि मतलब कितना ज्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं। वी आर द थर्ड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना, और हमें वो मिल नहीं रहा है। हमारी जरूरत के हिसाब से हमें वो नहीं मिल रहा है। तो क्या इंपैक्ट होगा? इंडिया डज नॉट कंट्रोल इट्स एनर्जी डेस्टिनी। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, कोई उपाय नहीं। देखिए, इलेक्ट्रिक जो हमारी है, जो बिजली की से हम एनर्जी लेते हैं, उसकी एक सीमा है। हम अभी तक पूरी तरह से उसको नहीं ले पाए हैं। अभी भी हमारी डिपेंडेंसी ऑयल एंड गैस पे बहुत ज्यादा है। तो हमारे लिए ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टाइम है पूरी दुनिया में। इसलिए बड़ी इकोनॉमीज की मोस्ट वल्नरेबल इकोनॉमी अगर कोई है तो वो इंडिया है, और ये सच है। इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। आज की तारीख में डीजल पे कम से कम 90 से 100 रुपए की अंडर रिकवरी है पर लीटर, और पेट्रोल में 20 रुपए तक की है। अंडर रिकवरी का मतलब होता है नुकसान। कंपनियां जो आपको बेच रही हैं, तो 1 लीटर डीजल का जो आप भाव पे कर रहे हैं, उसमें हर लीटर पे कंपनी को 90 से 100 रुपए का नुकसान हो रहा है, और पेट्रोल पे 20 रुपए तक का। इसको बोलते हैं अंडर रिकवरी। क्यों हो रही है? क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई है। जो पहले $70-75 का आता था, अब वो 125, 130, $140 का आ रहा है। हमारी क्रूड बास्केट की कीमत आपने सुनी होगी। डायरेक्ट इकोनॉमिक इंपैक्ट कैसे है? इंपोर्ट बिल हमारा एक्सप्लोड हो रहा है, डॉलर की हमको जरूरत है, करेंसी हमारी वीक हो रही है। तो एवरी $1 राइज इन क्रूड इज इक्वल टू 2 बिलियन एक्स्ट्रा कॉस्ट पर ईयर। फार्मूला है एकदम सिंपल, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर $1 कीमत बढ़ी कच्चे तेल की, तो हमें $2 बिलियन एक्स्ट्रा कॉस्ट हर ईयर बेयर करनी पड़ेगी। अब कितना बढ़ गया ऑयल? हम मोटे तौर पे, चलो हमने 80 राउंड ऑफ कर लिया, 105 मान लीजिए, या आप 70 से 100 मान लीजिए, रफली 25 से $50। तो $50 बिलियन एनुअल हिट है। अब बिलियन डॉलर को आप गुणा करके निकाल लीजिए कितने लाख करोड़ रुपए बनता है। ये हिट है, ये अनुमान नहीं कि ऐसा होगा, ये हो रहा है, क्योंकि दाम रियलिस्टिक है, दाम बढ़ गए हैं। अगर 70 से 100 हुआ है तो $30 गुणे 2 यानी $60 हो गया। $60 बिलियन के आसपास का आपको नुकसान हो रहा है, हिट ले रहे हैं आप। फिस्कल स्ट्रेस आएगा। एस्टिमेट है हमारा ये, हम लोगों को ऐसा लगता है कि कम से कम 2 लाख करोड़ का फिस्कल हिट आएगा। सरकार ने अभी पेट्रोल डीजल पे जो एक्साइज लगती थी उसको कम किया था। एक में शायद 0 कर दिया था, एक में काफी कम कर दिया था, 10 रुपए घटा दिए थे। उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट था 1,40,000 करोड़ रुपए, जो सरकार ने बियर किया, जिससे कि कंज्यूमर को नुकसान ना हो, क्योंकि दाम बढ़ाने नहीं पड़ेंगे, कंपनियों की डिमांड थी। बट उससे भी बात नहीं बन रही ना। तो अभी भी आपको फिस्कल हिट कम से कम 2 लाख करोड़ की होगी। फ्यूल सब्सिडी है, एक्साइज कट है, हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। अब सरकार अपने खर्चे तो कम नहीं करेगी ना कि अब बाकी जगहों से काटे, लेकिन क्या करेगी सरकार? आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आंसर। पता नहीं क्या करेगी सरकार, लेकिन ये हिट हो रहा है। दिस इज फैक्ट, इसमें कोई गेस वर्क नहीं है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा जो है, सीएडी जिसको बोलते हैं,
$10 ऑयल इंक्रीज होता है तो हमारा CAD 0.4 से 0.5% ऑफ द GDP होता है। $10 अगर ऑयल इंक्रीज हुआ तो एनुअलाइज बेसिस पे जो हमारा कैड है वो ये बनता है। अब इससे हमारी जो मैक्रो स्टेबिलिटी है वो वीक हो रही है। अब इसमें एक अमानत में खयानत क्या है कि हमारी करेंसी भी वीक हो रही है, लगातार वीक हो रही है। FII दबा के बेच रहे हैं तो हमें डॉलर नहीं मिल रहा है, और ऑयल कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा डॉलर चाहिए तेल खरीदने के लिए, तो उसका भी हमारे पर इंपैक्ट हो रहा है। तो वीक करेंसी, मिनिमम FDI, और आगे भी रेमिटेंस की बात करें वो है, तो हमारे ऊपर जो करेंसी का प्रेशर पड़ा है ये उस प्रॉब्लम को और बढ़ा दे रहा है। राइट नाउ यू सी रुपी डिप्रिसिएशन, जो मैं आपसे कहता करेंसी डिप्रिसिएशन कैसे हो रहा है। रुपी ऑलरेडी अंडर प्रेशर, नियरिंग रिकॉर्ड लोज। क्यों? हमने देखा है $95 के आसपास पहुंच गया। RBI ने कुछ कदम उठाए लेकिन वो कदम अब बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं दिख रहे हैं। तो ऑयल इंपोर्ट इज इक्वल टू डॉलर डिमांड। जब ऑयल इंपोर्ट करना है तो डॉलर चाहिए, और डॉलर ज्यादा चाहिए तो करेंसी वीक होगी। एकदम लॉजिकल। इसीलिए मैंने एरो बना के दिखाया कि ऑयल इंपोर्ट हो रही है तो डॉलर चाहिए, और डॉलर चाहिए तो करेंसी वीक होगी आपकी। अब नीचे का साइकिल देखिए आप, ऑयल का प्राइस बढ़ा, डॉलर डिमांड बढ़ी, रुपी डिप्रिशिएट हुआ, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हम लेके आ गए। यानी हमने बाहर जो इन्फ्लेशन है उसको अपने लिया, इंपोर्ट कर लाया, क्योंकि हमने महंगाई के आधार पे चीजों को लेके आए। तो हमारा इन्फ्लेशन इंपोर्ट कर लिया हमने। डोमेस्टिक जो था ही था, हमने साथ ही इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी रख लिया। अब देखिए इन्फ्लेशन शॉक कैसे आपको परेशान करेगा। LPG के दाम ऑलरेडी बढ़ रहे हैं खरीदने में, जो हम लेके आ रहे हैं, और सप्लाई ऑलरेडी उसकी शॉक में है, तो प्राइस इंपैक्ट है भयंकर LPG में। सरकार ने डोमेस्टिक सिलेंडर के दाम 60-70 रुपए बढ़ा दिए थे बहुत ही शुरुआत में, और कमर्शियल गैस के लगातार बढ़ा रहे हैं। 2200 का शायद मेरे ख्याल में कमर्शियल सिलेंडर हो गया। तो फ्यूल, लॉजिस्टिक एंड फूड इन्फ्लेशन, राइट, इन तीनों का इंपैक्ट आपके लिए इन्फ्लेशन शॉक लेके आएगा। RBI ट्रैप हो गया इसमें। मैंने अपने मॉर्निंग शोज में, इवनिंग शोज में बहुत बार इसको लाइटर नोट में कहा। मैं हमेशा कहता था कि दुनिया के सबसे ज्यादा इस वॉर से अगर कोई परेशान व्यक्ति है तो सेंट्रल बैंकर्स है, नॉट ओनली RBI। अमेरिका में किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंकर है, जो उसका चेयरमैन है या गवर्नर जिसको भी बोलते होंगे, सबसे ज्यादा दुविधा में वो है बेचारा कि वो करे क्या। आप रेट हाइक नहीं कर सकते, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो एक लॉजिकल तो रेट हाइक करो। हाइक इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये इन्फ्लेशन सप्लाई ड्रिवन है, डिमांड ड्रिवन नहीं है। रेट हाइक तब होता है जब डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन होता है, बट ये इन्फ्लेशन सप्लाई शॉक की वजह से है। यानी रियल डिमांड तो है नहीं, सप्लाई बाधित है, इसलिए इन्फ्लेशन है। तो अगर आप रेट बढ़ाओगे तो और ज्यादा दिक्कत होगी, और रेट आप घटा भी नहीं सकते क्योंकि रेट घटाएंगे तो इन्फ्लेशन और बूम करेगा। यानी दोनों परिस्थितियों में फंस गए हैं। कैन नॉट कट रेट इजिली, ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन का डिलेमा हो गया है RBI के ऊपर। हमने पिछली पॉलिसी में देखा था, उन्होंने बहुत आराम से हम लोगों को ये चीज समझाई थी, एंड इट्स वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम। मैं मतलब इस बारे में RBI की तारीफ करूंगी, वो मतलब कितनी इजीली उन्होंने हमको समझा दिया कि भैया ये सिचुएशन है। आप उनकी प्रॉब्लम सोचिए कि जिसको डिसीजन लेना है उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो उसकी नहीं है, वो ग्लोबल है। डोमेस्टिक प्रॉब्लम होती तो आप कई बार कह सकते हैं कि भाई ये डिसीजन लो, वो इसमें आप क्या करेंगे। तो ये डिलेमा सेंट्रल बैंकर्स के ऊपर आ गया। अब आप देखिए ग्रोथ इंपैक्ट कैसे हो रहा है। मूडी ने रेट अपना अनुमान 6% कर दिया है। IMF ने हालांकि भारत का अनुमान अप रखा है। IMF ने ऊपर किया, दुनिया की ग्रोथ उसने 3.1% पे लाके रख दी, 3.3 से 3.1 ले आया वो, फरवरी से अब घटा दी उन्होंने। लेकिन इंडिया की ग्रोथ को अभी तक IMF ने नहीं टच किया है। लेकिन जो प्राइवेट एजेंसीज हैं वो लगातार रेट कट कर रही हैं। इवन क्रिसिल ने भी घटा दिया है, उसने भी 6.8% कर दिया है ग्रोथ रेट FY27 के लिए। तो एनर्जी शॉक इज डायरेक्टली हिटिंग टू GDP। जो इतनी कहानी मैंने आपको शुरू से समझाई एक एक चीजों की, कि यानी ऑयल शॉक इज हिटिंग आवर GDP, हिटिंग आवर ग्रोथ, राइट। नाउ सेक्टोरल लेवल पे डैमेज क्या क्या होगा, वर्स्ट हिट सेक्टर सबसे क्या होंगे। सबसे पहले एयरलाइंस। एयरलाइंस का 35 से 40% कॉस्ट ATF की होती है, जो उसमें ईंधन भरा जाता है, एयर टर्बाइन फ्यूल जिसको बोलते हैं।
35 से 40% कॉस्ट होती है और उसकी कीमत डबल हो गई है, दुगनी हो गई है वर्ल्ड वाइड। तो सबसे ज्यादा हिट एयरलाइन सेक्टर। नंबर 1 की एक तो कॉस्ट बढ़ गई फ्यूल की, नंबर 2 बहुत सारी फ्लाइट्स रद्द हो रही है क्योंकि खाड़ी देशों में लोग जा नहीं रहे हैं, बहुत लंबी यात्राएं लोग कर नहीं रहे हैं, महंगाई की वजह से भी इंपैक्ट आ रहा है। तो मतलब मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स हैं एयरलाइन सेक्टर के लिए। कम ट्रेवल, खाड़ी की फ्लाइटें कम हो रही हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट कम हो रही हैं, एटीएफ के दाम बढ़ रहे हैं, लोग डर रहे हैं, कम यात्रा कर रहे हैं। तो उस सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत है और इसीलिए वो डिमांड करेंगे भाई हमारी मदद करो वरना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एंड दैट्स ट्रू। एक और बता दूं आपको एयरलाइन सेक्टर को अगर आप समझते हो, एयरलाइन सेक्टर में एक होता है एमआरओ, शब्द आपने सुना होगा, जो मेंटेनेंस वेंटेनेंस होता है, और दूसरा होता है लीज पे लेते हैं ये लोग उड़ान। ये दोनों ही पेमेंट डॉलर में किए जाते हैं, रुपए में नहीं, क्योंकि फॉरेन एजेंसीज करती हैं। और डॉलर आपका लगातार स्ट्रांग हो रहा है तो इनको तो डॉलर में पेमेंट करना है, कमाई इनकी हो रही है रुपए में लेकिन देना है डॉलर, तो इनके ऊपर एक वो भी बर्डन आ गया। तो मतलब एयरलाइंस के लिए कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है, इसलिए वर्स्ट हिट सेक्टर है एयरलाइंस। उसके बाद पेंट एंड केमिकल के, क्योंकि ये पेट्रोकेमिकल का डेरिवेटिव यूज करते हैं, यानी कच्चे तेल का जो डेरिवेटिव है उससे जो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, पदार्थ बनते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इनके मार्जिन हिट हो रहे हैं, बुरी तरीके से हिट होंगे। प्लास्टिक है, पेंट है, केमिकल है, सीमेंट, स्टील, चूंकि ये फ्यूल यूज करते हैं और लॉजिस्टिक्स यूज करते हैं, इनके ऊपर इंपैक्ट आएगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, बताया मैंने भी आपको कि हर लीटर पे डीजल पे 100 रुपए और पेट्रोल पे 20 रुपए का नुकसान है कंपनियों को। ये मार्केट के एस्टिमेट्स हैं, आप खुद इसकी पड़ताल कर सकते हैं। तो अब आप सोचो कि जितना कम बेचेंगे उतना अच्छा है ना उनके लिए, तो लेकिन वैसा कर नहीं सकते, उनको बेचना पड़ेगा। तो हर हर एक लीटर पे अगर आपको नुकसान हो रहा है तो सोचिए आपकी क्या हालत है। जैसे एविएशन को हर फ्लाइट उड़ाने पे नुकसान है, वैसे इनको हर लीटर बेचने पे नुकसान है। दैट इज द वर्स्ट हिट सेक्टर। ये मैंने आपको प्रमुख बताए, अदरवाइज इकोनॉमी का कोई ऐसा सेक्टर शायद ही हो जहां इसका इंपैक्ट ना हो। कोई सेक्टर आप याद नहीं कर पाएंगे, आप कहोगे बैंक का क्या लेना देना तेल से, एकदम प्योर डोमेस्टिक है, रुपए का लेना देना लोन वो है। इकोनॉमी अगर आपकी, ऑयल इज डायरेक्टली हिटिंग आवर इकोनॉमी एंड इकोनॉमी इज नथिंग बट अ ग्रोथ, देन आवर बैंकिंग सेक्टर विल गेट हिट। सिंपल है। आईटी कहोगे आप, आईटी का क्या लेना देना, आईटी का भी लेना देना है। दुनिया के 56 देशों की इकोनॉमी ऑयल से चलती है और अगर ऑयल इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, ऑयल इकोनॉमी ट्रबल में आ रही है, तो आईटी का धंधा भी प्रॉब्लम में आएगा। और आईटी एनर्जी से चलती है, आप जो भी यूज करते हैं वो एनर्जी चलती है। एआई की स्टोरी आप सुन रहे हो कि एआई कंपनियों के लिए बिजली बहुत लग रही है, डेटा सेंटर चलाने के लिए बिजली चाहिए। कहां से आएगा इतना एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का एक बड़ा सोर्स ठप पड़ गया है। तो शायद ही कोई ऐसा सेक्टर हो जिस पर हिट ना हो, लेकिन मोस्ट विजिबल हिट सेक्टर के मैं आपको नाम बता रहा हूं। इसमें कोई बाई सेल रिकमेंडेशन मत समझ लीजिएगा, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेशनल पर्पज है। अब आप देखिए एक हिडन रिस्क हमारे लिए क्या हो रहा है, जो बहुत बड़ा रिस्क है, सेकेंडरी इसको बोलते हैं। एफआईआई का आउटफ्लो हो रहा है, भयंकर बिकवाली कर रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा वो क्राइसिस में 18-19 बिलियन डॉलर के बेच चुके हैं। 1.5 लाख करोड़ का उन्होंने मार्च में बेचा, फिर फरवरी में थोड़ा 6,000 करोड़ बेचा, उसका जनवरी में खूब दबा के बेचा था, अप्रैल में फिर वो करीब 53-54 हजार करोड़ बेच चुके हैं। बेचे जा रहे हैं, तो उनके बेचने से क्या हो रहा है, करेंसी वीक हो रही है हमारी, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, हमारी करेंसी वीक हो रही है। बॉन्ड मार्केट पे स्ट्रेस है, क्योंकि बॉन्ड आप देख रहे हैं, बॉन्ड यील्ड 7% के आसपास पहुंच गई है, 6.9495 के आसपास हमारी बॉन्ड यील्ड है, विच इज वेरी हाई, आई थिंक हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। रियल इंटरेस्ट रेट भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा है, असर आ रहा है उसके ऊपर, यील्ड बढ़ रही है लगातार, इन्फ्लेशन का फियर है। और भले ही रिजर्व बैंक ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगा, लेकिन मार्केट में रेट बढ़ गए हैं, आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं या किसी बिजनेसमैन से पूछिएगा। रेमिटेंस रिस्क, रेमिटेंस क्या होता है, जो बहुत सारे लोग विदेशों में काम करते हैं, एनआरआईज वगैरह होते हैं, वो वहां से अपनी कमाई का कुछ पैसा अपने भारत भेजते हैं, तो वो जब भेजते हैं तो डॉलर में आता है, उसको बोलते हैं रेमिटेंस। रेमिटेंस में चूंकि गल्फ में, पक्का एस्टिमेट नहीं मेरे पास, लेकिन जो मैंने मीडिया रिपोर्ट में पढ़ा, इसलिए मैं खाली कोट कर रहा हूं, इसको मुझे दोष मत देना कि डेटा एकदम सही है कि नहीं, लगभग 2 लाख लोग वापस आ चुके हैं।
इसके अलावा लोगों के वहां जॉब की प्रॉब्लम, यार पूरे खाड़ी देश में युद्ध चल रहा है, वहां तेल के कारखाने बंद हो रहे हैं, तो कैसे होगा? तो आपका रेमिटेंस हिट हो रहा है, लगभग $50 बिलियन का रेमिटेंस का एक्सपोजर है जो हिट हो सकता है। इतना हुआ नहीं है, हो सकता है। एग्जैक्ट फिगर हम लोगों को जब आरबीआई पता चलेगा तो हम लोग बताएंगे, लेकिन रेमिटेंस हिट हो रहा है। तो ये क्या है? ये सेकेंडरी इंपैक्ट है। डायरेक्ट इंपैक्ट हमने आपको भी बताया, इन्फ्लेशन का, ग्रोथ का, सेक्टर का। ये सेकेंडरी इंपैक्ट है इसका, कि हिडन है लेकिन ये बहुत बड़ा है। तो ये भी एक बड़ा इंपैक्ट आपके ऊपर आ रहा है। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। इसमें पहला एरो रेड है और आखिरी एरो रेड है। तेल ऊपर गया, पहला ट्रिगर क्या हुआ? तेल का भाव बढ़ा $100 पार। क्या हुआ? इंपोर्ट बिल बढ़ गया, करेंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ गया, रुपया कमजोर हो गया, इन्फ्लेशन उछल गया, आरबीआई डिलेमा में, दुविधा में है, और हमारी ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज। तो यानी ऑयल इज डायरेक्टली हिटिंग टू ग्रोथ। सिंगल ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी इन द वर्ल्ड विच कैन हिट योर ग्रोथ। तो अकेली कमोडिटी है जो हमारी ग्रोथ को हिट कर सकती है और कर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर चल रहा है और पूरी दुनिया के देश परेशान है। मैं तो अपने देश की बात करूंगा, और अपने देश की इसलिए भी मैं बात करूं क्योंकि हमारी कंट्री सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, सबसे ज्यादा हमें नुकसान हो सकता है। और ये फिर से देख लीजिए एक बार कि कौन सा ऐसा दुनिया में बड़ा देश हमने छोड़ दिया। इसमें मैं इतना डेटा बनाता कि मैं पूरे 181 देश का बनाता, लेकिन आप हर उस देश को देखिए, दाम क्या बढ़े। हमने दाम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन कब तक? शायद बंगाल इलेक्शन खत्म होने के बाद हियर ऑनवर्ड्स दाम बढ़ाने ही पड़ेंगे, कोई चॉइस नहीं है। तो आप ये सोचिए कि हम कितनी बुरी स्थिति में हैं और पूरा वर्ल्ड सिचुएशन में है। सो दैट्स अ फैक्ट। इसमें किसी सरकार की कोई गलती नहीं है, इसमें निर्मला जी की कोई गलती नहीं है। हम तो इसके बाय डिफॉल्ट इसके विक्टिम हैं कि युद्ध लड़ रहे हैं उधर 3 देश और परेशान पूरी दुनिया है और वहां समझौता हो नहीं पा रहा है। तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जो हमें तकलीफ दे सकता है। इसमें सिर्फ एक सिल्वर लाइनिंग है कि अगर ये वॉर रुक जाए तुरंत, हो सकता है आपके शो देखते देखते रुक जाए या शो देखने के 4 दिन बाद रुक जाए, जब भी रुके, ये जितनी जल्दी ये वॉर रुकेगा उतनी जल्दी हम रिकवरी के पाथ पे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि स्विच ऑन स्विच ऑफ, कल युद्ध बंद हुआ परसों से सब एकदम बागों में बाहर, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि कच्चे तेल का दाम फिर से उसी लेवल पे आने में 6 से 9 महीने लगेंगे। रीजन, इतना नुकसान हम वहां खाड़ी देशों में हो चुका है, कतर में, ओमान में, कुवैत में, इराक में, सऊदी अरब में, कि वहां पे जो परमानेंट डैमेज कर दिया है ना ईरान ने मार करके इस सबके, उसको फिर से ठीक करने और अप एंड रनिंग करने में वक्त और पैसा दोनों लगेगा। और वक्त और पैसा जब दोनों लगता है, और ये ऐसा नहीं कि 150 करोड़ में हो जाएगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे। कई कंपनियों ने तो बोल दिया कि हम तो भी 3 साल बाद ही देखेंगे, 4 साल बाद देखेंगे। एलएनजी का सबसे बड़ा प्लांट जो कतर का है वो बंद है। तो कल युद्ध बंद हो जाए तो भी इसको ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन जितनी जल्दी बंद होगा उतनी जल्दी हम रिकवरी में जाएंगे। हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये बंद हो तो हम रिकवरी के पाथ में जाएंगे। अगर ये नहीं बंद होता है, और 2 महीने हो चुके हैं, 60 दिन से ये ऑयल सप्लाई का शॉक, हम लोग ऑयल शॉक झेल रहे हैं, तो सिचुएशन और आगे जाते हुए खराब होगी इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ इक्विटी मार्केट, जिसको आप शेयर बाजार कहते हैं। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। क्रिसिल के साथ हमने एक शो किया, आप उसको भी देख लीजिएगा। उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि Q4 में थोड़ा इंपैक्ट आया मार्जिन में, लेकिन Q1 FY27 यानी अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर होगा, इसमें बहुत सीवियर इंपैक्ट आएगा मार्जिन पे। और जो रेवेन्यू आएगा वो इन्फ्लेशन लेड ग्रोथ होगी, वैल्यू ग्रोथ होगी, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं होगी। सो हमारे लिए ये एक चिंता की बात है, और ये सच है। इसको हमें नेगेटिव या पॉजिटिव इस सब व्यू से मत देखिए, सच है, उसको समझिए और उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए।
तो बी अलर्ट, बी अवेयर। टीएनएस का उद्देश्य है कि हम आपको सिखाते रहें, समझाते रहें और बताते रहें, जिससे कि आप अपने डिसीजन मेकिंग में और पुख्ता हो सकें। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, जो पूरी थ्योरी हमने आपको समझाई है, पूरा कोरिलेशन समझाया है। सैकड़ों खबरें रोज आपको बताते हैं, तो हमने सोचा कि ये चूंकि इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर हो ही गया है, तो ये आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए, क्योंकि मिलिट्री वॉर तो नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक वॉर तो हो चुका है। तो इसलिए हमने आज आपको ये समझाया। अगर आपको ये शो पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और अपने सुझाव भी आप हमें देते रहिए। होपफुली हम लोग किसी नए शो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।